दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बेहतरीन हॉरर मूवी गीतांजलि मल्ली वचिंडी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ऑफिस को देखते हैं, जहां रात में स्वप्ना नाम की एक लड़की ओवरटाइम कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि माँ का एचआर उस लड़की को गंदी नजरों से देख रहा होता है और फिर वो उसके पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है, लेकिन स्वप्ना किसी तरह खुद को बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब इसी बीच ऑफिस की लाइट चली जाती है और वहाँ पर जोर जोर से किसी की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तब ये सुनकर एचआर बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा होता। जिसके बाद एचआर बाहर बैठे गार्ड को आवाजें लगाता है, लेकिन वो गार्ड मेन डोर लॉक होने की वजह से आवाज नहीं सुन पाता। इससे अब एचआर ऑफिस में ही कैद हो जाता है। तभी अचानक से ऑफिस की जितनी तारें होती हैं वो एचआर के शरीर में अपने आप बंधने लगती हैं। फिर एक हाथ आकर उसके गले को दबाने लगता है और उसे घसीटकर बिल्डिंग से बाहर लटका देता है। तब दम घुटने की वजह से उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। यानी ये काम किसी भयानक आत्मा ने किया था। अब अगले दिन ऑफिस के बॉस को इस हादसे के बारे में पता चलता है और बॉस एक तांत्रिक को ऑफिस में बुलाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस आत्मा को एक आईने के सामने लाता है और अपनी शक्तियों की मदद से ही उसे एक डॉल में कैद कर लेता है। फिर वो अपने लोगों से इस डॉल को किसी सुनसान जगह पर दफना देने के लिए कहता है, जिसके बाद उस तांत्रिक के आदमी शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर उस डॉल को दफना देते हैं। और इसी बीच हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रमेश राव नाम के एक बड़े आदमी को देखते हैं, जिसकी बुरी नजर गीतांजलि नाम की एक लड़की पर होती है। तब रमेश राव गीतांजलि को एक रूम में लेकर आता है और उसका रेप कर डालता है और गीतांजलि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी जान दे देती है। जिसके बाद गीतांजलि की आत्मा रमेश राव से अपना बदला लेती है और उसे मार डालती है। यानी आचार को जिसने मारा था वो गीतांजलि की आत्मा ही थी। और जब भी कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ गलत काम करता है तो गीतांजलि की आत्मा आकर उसे मार डालती है। खैर अब कुछ दिन बाद उसी सुनसान जगह पर जहां डॉल को दफनाया गया था, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और इसी वजह से वो डॉल बाहर आ जाती है, जिसे एक छोटी बच्ची अपने साथ ले जाती है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां हम श्रीनु नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक राइटर था और उसने गीतांजलि की कहानी पर एक मूवी भी बनाई थी, जो कि हिट गई थी क्योंकि वो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। जिसके बाद उसने 3 और मूवी बनाई, पर वो सारी फ्लॉप रही और इस बात से वो परेशान था। श्रीनु के साथ हम अधेरिया और अरुद्र नाम के 2 दोस्तों को भी देखते हैं, जो उसके साथ ही रहते थे और श्रीनु पर 5 लाख रुपए का कर्जा भी था, जो उसने अपने दोस्त अयान से उधार लिए थे, ये बोलकर कि वो एक बड़ी मूवी में उसे एक हीरो का रोल दिलवाएगा। लेकिन श्रीनु को उसकी कहानी के लिए कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा था और इस चीज से वो काफी परेशान हो जाता है और फिर हमेशा के लिए गोवा सेटल होने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले ही उसे किसी गोविंदा नाम के आदमी का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मेरे बॉस तुम्हारी कहानी के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं और तुम्हें ओटी आकर पूरी कहानी सुनानी होगी, जिसके लिए श्रीनु मान जाता है। खैर इधर हम वेंकट राव नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि वेंट्रिलोकिस्ट होता है, यानी जो बिना होठ हिलाए एक डॉल को लेकर शो में आवाजें निकालते हैं और वो अपने एक ऐसे शो के लिए ऊटी जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में उसे वही बच्ची मिलती है जिसके पास वही डॉल थी, जिसमें गीतांजलि की आत्मा कैद है। वेंकट को वो डॉल काफी पसंद आ जाती है और वो उस बच्ची से वो डॉल खरीद लेता है। खैर अब इसके बाद वेंकट राव ऊटी में राकेश नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसके यहाँ वेंकट की परफॉर्मेंस होने वाली थी। इसके बाद ये लोग एक कॉफी शॉप में आकर डिस्कशन करते हैं और वो शॉप उषांजलि की होती है, जो कि गीतांजलि की छोटी बहन थी और उसने ये शॉप लोन लेकर खरीदी थी। खैर अब इसके बाद उषांजलि वेंकट राव का ऑर्डर लेने आती है। तभी वो वहाँ वेंकट राव के पास रखी डॉल को हाथ में ले लेती है और उस डॉल में गीतांजलि की आत्मा अपनी बहन को देख लेती है। अब हम दूसरी तरफ श्रीनु और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो गोविंदा के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो गोविंदा के बॉस विष्णु से मिलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विष्णु दूसरी कहानी पर मूवी बनाना चाहता है, जो कि एक हॉरर स्टोरी है। अब श्रीनु विष्णु से अपने दोस्त अयान को उसकी मूवी में एज अ हीरो कास्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए विष्णु भी मान जाता है। फिर विष्णु ने बताता है कि मूवी की शूटिंग संगीत महल में होगी, जो कि एक पुराना महल है। आगे हमें संगीत महल के पास रह रहे लोगों से पता चलता है कि संगीत महल एक भूतिया महल है, क्योंकि वहाँ पर नटराज शास्त्री की पूरी फैमिली की आत्मा रहती है। जहाँ मूवी में हमें इसकी कहानी बताई जाती है कि नटराज शास्त्री की बड़ी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिससे शास्त्री को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसके बाद शास्त्री की छोटी बेटी मोहिनी भी एक लड़के से प्यार करती थी और वो भी भागने वाली थी, लेकिन
शास्त्री उससे पहले उसके प्रेमी को मरवा देता है और जब ये बात मोहिनी को पता चलती है तो वो बहुत रोती है और गुस्से में खुद को आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो आग पूरे महल में फैल जाती है और पूरा महल ही जल जाता है, जिसमें नटराज शास्त्री, उसकी वाइफ और मोहिनी तीनों की मौत हो जाती है और इसी कारण अब इन तीनों की आत्मा यही भटक रही है। खैर अब हम आगे उषांजलि और उसके बॉयफ्रेंड रवि को देखते हैं और रवि उषांजलि से शादी करना चाहता था, लेकिन उषांजलि पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। इसी वजह से वो रवि को अभी शादी करने के लिए मना कर देती है। अब इधर हम वेंकट राव को देखते हैं जो राकेश के यहाँ शो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वेंकट के साथ शो में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था क्योंकि वेंकट वही डॉल लेकर शो कर रहा था जिसमें गीतांजलि की आत्मा कैद थी और वो राकेश की बहुत बेइज्जती करती है और वहाँ की ऑडियंस सब हंसती है, पर इससे तो राकेश गुस्सा हो जाता है। अब आगे हमें पता चलता है कि गीतांजलि राकेश की बेइज्जती इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लड़कियों पर अपनी गंदी नजर रखता था। हालांकि अब राकेश शो में हुए तमाशे के कारण वेंकट राव को शो के पैसे नहीं देता, जिससे गुस्से में आकर वेंकट राव उस डॉल को ही अपने रूम से बाहर फेंक देता है। पर अगले दिन ही वो डॉल उसके बेड पर होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि इस डॉल में जरूर किसी की आत्मा का वास है जिसे मैं गलती से ले आया और इससे उसकी हालत खराब हो जाती है। खैर इधर अब श्रीनु अपनी कहानी के लिए एक एक्ट्रेस को ढूंढ रहा होता है, तभी श्रीनु के पास विष्णु का कॉल आता है और वो उसे उषांजलि के बारे में बताता है कि एक्ट्रेस तुम्हारी कहानी के लिए अच्छी रहेगी। जिसके बाद श्रीनु उषांजलि के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उषांजलि श्रीनु और उसके दोस्तों को पहले से जानती थी। इसके बाद श्रीनु उषांजलि को विष्णु से मिलाने उसके घर लाता है, जहाँ विष्णु उषांजलि को फीस का थोड़ा एडवांस दे देता है और उसे शूटिंग स्टार्ट करने के लिए कहता है। खैर अब रात में संगीत महल में विष्णु के क्रू का एक मेंबर वहाँ पर शूटिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ शास्त्री के परिवार की आत्मा आकर उसे मार डालती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और शूटिंग को बंद करने के लिए कहती है क्योंकि इस महल के अंदर पहले से ही कई जाने जा चुकी हैं। तब ये सुनकर विष्णु ऑफिसर को पैसे देता है, जिसके बाद ऑफिसर उन्हें वहाँ शूटिंग करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद विष्णु अपने घर आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि विष्णु तो रमेश राव का बेटा है जो उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता था जिनकी वजह से उसके पिता की मौत हुई, और विष्णु को अच्छे से पता था कि उसके पिता की मौत के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। दरअसल विष्णु की मां ने उसे बता दिया था कि उसके पिता की मौत के पीछे श्रीनु, उषांजलि और उसके दोस्तों का हाथ है। इसलिए विष्णु ने अपने असिस्टेंट गोविंदा को बोलकर श्रीनु और उसके दोस्तों को ओटी बुलवाया था और विष्णु ने जानबूझकर उन्हें शूटिंग करने के लिए संगीत महल भेजा था ताकि शास्त्री के परिवार की आत्मा उन्हें मार डाले। खैर अब इधर हम देखते हैं कि वेंकट राव उस डॉल से काफी परेशान हो जाता है। तब उस डॉल में से गीतांजलि की आत्मा वेंकट राव से कहती है कि मुझे मेरी बहन उषांजलि के पास ले चलो, मेरी बहन की जान खतरे में है और मेरी बहन से मिलते ही मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इधर हम उषांजलि, श्रीनु और उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्हें मूवी खत्म होने तक विष्णु ने महल में ही रहने के लिए कहा था। फिर रात में जब उस महल में उषांजलि सो रही होती है तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बाद उषांजलि उस आवाज का पीछा करती है जहाँ उसे शास्त्री की वाइफ की आत्मा दिखती है और ये देखकर उषांजलि तो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब चीख सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं, जहाँ उषांजलि सभी को बताती है कि उसने किसी आत्मा को देखा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और गोविंदा विष्णु को कॉल करके बताता है कि आपका प्लान सही जा रहा है, जल्दी वो आत्मा सभी को मार डालेगी। यानी गोविंदा भी विष्णु के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विष्णु एक रात अपनी शूटिंग के लिए पहली बार संगीत महल की लोकेशन देखने आया था। तब उसे शास्त्री के परिवार की आत्मा दिखाई देती है और उसी दिन से विष्णु अपना प्लान शुरू करता है इन सबको मारने का। खैर अब अगले दिन मूवी की शूटिंग के लिए श्रीनु अपने ही पहचान के एक कैमरामैन किलर नानी को बुलाता है जो कि मूवी की पूरी शूटिंग करेगा। जिसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। अब यह विष्णु की कहानी के हिसाब से पहला सीन ये होता है कि शास्त्री की बड़ी बेटी भवानी जो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी वो वापस अपने महल आती है और अपने माता पिता की आत्मा से माफी मांगती है। ये सीन विष्णु ने जानबूझकर रखा था ताकि शास्त्री के परिवार वाले ये सीन देखें तो उन्हें गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में सभी को मार डाले। अब विष्णु सीन को रियल बनाने के लिए वीजा बोर्ड लेकर आता है जिसके ऊपर एक ग्लास रखा जाता है और उस ग्लास को एक रस्सी से बांध दिया जाता है। जिसके बाद शूटिंग के दौरान उस ग्लास को रस्सी के जरिए यस और नो की तरफ ले जाया जाएगा और मूवी में ऐसा दिखेगा कि आत्मा उषांजलि की बातों का यस और नो में जवाब दे रही है। तब इसके बाद शूटिंग शुरू होती है और उषांजलि अपना डायलॉग बोलती है लेकिन बीच में ही रस्सी टूट जाती है, पर तब भी वो ग्लास उषांजलि के डायलॉग पर यस और नो में जवाब दे रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि शास्त्री की आत्मा उस ग्लास को मूव कर रही है। खैर अब रस्सी टूटने वाली बात श्रीनु, अरिध्या और अरुद्र को पता चल जाती है, लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए वो लोग अकेले में वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वो ग्लास मूव होने लगता है। ये देखकर तो वो तीनों ही डर जाते हैं
और तभी उन्हें शास्त्री के परिवार की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है और वो वहाँ से भागकर सीधा विष्णु के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। साथ ही वो शूटिंग करने से भी मना कर देते हैं। तब विष्णु उनसे कहता है कि उस महल में कोई भूत नहीं है और साथ उन्हें धमकाता भी है कि अगर उन्होंने बीच में ही शूटिंग रोकी तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मुझे 3 करोड़ रुपए देने होंगे। और विष्णु पहले से ही जानता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए उसने उन सबसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया था ताकि वो लोग मना न कर पाएं। अब ये जान करना चाहते हुए भी वो तीनों महल में वापस आ जाते हैं, जहाँ वो देखते कि वहाँ के सभी लोगों को शास्त्री के परिवार की आत्मा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और शूटिंग करने से ही मना कर देते हैं। तब श्रीनु उन सबसे कहता है कि वो जो उन्हें दिख रहे हैं वो लोग इस मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं और उनकी एक्टिंग नेचुरल दिखे, इसलिए वो लोग हमेशा कॉस्ट्यूम में ही रहते हैं। तब ये सुनकर सभी लोग वहाँ शूटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग शास्त्री के परिवार की आत्मा के साथ बातें करने लगते हैं। जैसे इधर किलर नानी शास्त्री की आत्मा को ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन शास्त्री तो ड्रिंक नहीं करता था और न ही वो किसी और को ड्रिंक करने देता था, इसलिए शास्त्री उसकी ड्रिंक लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उषांजलि शास्त्री की वाइफ के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है और इधर अयान मोहिनी को रोता हुआ देखकर उसे अच्छे से रोने की एक्टिंग सिखाता है। यानी इन सबको लग नहीं रहा था कि ये कोई भूत है। फिर इसी बीच शूटिंग में जब भवानी वापस अपने प्रेमी के साथ जा रही होती है तो ये देखकर शास्त्री और उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अयान और नानी दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और महल के बाहर आ जाते हैं। अब उषांजलि, श्रीनु, आराध्या और अरुद्र ये फैसला करते हैं कि वो लोग विष्णु के घर जाकर साइन किए हुए पेपर चुरा लेंगे। जिसके बाद ये सभी पेपर चुराने विष्णु के घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि विष्णु तो रमेश राव का बेटा है और ये सब उसी की चाल थी ताकि वो उन सबसे बदला ले सके। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। खैर इसके बाद ये सभी वहाँ से पेपर छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि विष्णु ने अब तक अपने पिता की अस्थियों को नहीं बहाया था और वो उन सबसे बदला लेने के बाद ही अपने पिता की अस्थियों को बहाने वाला था। तब इसी बीच वहाँ पर विष्णु आ जाता है और पेपर को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि वो तीनों यहाँ आए थे और उन्हें अब सब कुछ पता चल चुका है। फिर हम देखते कि रमेश राव की आत्मा उन्हीं अस्थियों में होती है, जो उन तीनों को देखने के बाद गुस्से में बाहर निकल आती है और फिर विष्णु के शरीर के अंदर आ जाती है। जिसके बाद रमेश राव की आत्मा श्रीनु, उषांजलि और उसके दोस्तों को मारने के लिए उन्हें ढूंढने लगती है। इधर ये सभी लोग जान बचाने के लिए एक मेले में जाकर एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ रमेश राव की आत्मा आकर श्रीनु के दोस्तों को मार देती है और फिर वो श्रीनु और उषांजलि को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वेंकट राव आ जाता है और उषांजलि को वो डॉल दे देता है, ये कहते हुए कि इस डॉल में तुम्हारी बहन की आत्मा है। तभी गीतांजलि की आत्मा उषांजलि के अंदर आ जाती है और फिर गीतांजलि और रमेश राव के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तब गीतांजलि इसी बीच रमेश राव के सामने एक आईना रखती है, जिससे रमेश राव की आत्मा विष्णु के शरीर से निकल जाती है। फिर गीतांजलि कुछ मंत्रों की मदद से रमेश राव की आत्मा उस डॉल के अंदर कैद कर देती है, जिसके बाद गीतांजलि विष्णु को भी मार देती है। इसके बाद गीतांजलि अपनी बहन के शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, यानी अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।